जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक हैं आप? अच्छा, मेरा नाम सज्जाद है। मैं बीकन हाउस वाक कैंट में पढ़ाता हूँ और असास एकेडमी F10 में आजकल पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, मैंने मेरी जो यूट्यूब का चैनल आप लोग इससे फेमिलियर ही होंगे, उसमें 400 से ज़्यादा वीडियोस हैं जिसमें AAS के कंटेंट और पास पेपर वगैरह सॉल्व करके मैं रखता रहता हूँ वहाँ पे। ये जो वीडियो है इसका स्पेसिफ़िक पर्पज़ ये है कि मैं 5 to 6 पेपर जो A2 लेवल के हैं, जो फरवरी मार्च का अभी सबसे जो रिसेंट वेरिएंट आ रहा है वो है फरवरी मार्च, यानी इंडियन वेरिएंट है 2024 का। 2024 का जो वेरिएंट है वो आज सॉल्व करते हैं, इस वीडियो में आप देख रहे हैं। और उसके बाद जो रिसेंट बाकी जो 6 पेपर हैं वो, और कुछ पास्ट पेपर, कुछ 2020 के और कुछ 2021 के पेपर, मेरी कोशिश ये है कि मैं एटलीस्ट कोई 10 पेपर आपके एग्ज़ाम से पहले पहले अपलोड कर दूं, ठीक है, ताकि आप लोग गो थ्रू हो जाएं। आखिरी दिनों में पढ़ते हैं आप, और फिर आखिरी दिनों की भी आखिरी ही कुछ दिनों में, कुछ घंटों में पढ़ते हैं। सो ये वीडियो भी आपकी तरह मैं भी लेट जो है वो अपलोड कर रहा हूँ या इसको बना रहा हूँ। इससे पहले तो यानी इसे फॉर्मली कभी रिकॉर्ड नहीं कर सका। स्टूडेंट तो ग्रुप में आते रहते हैं और चलता रहता है प्रोसेस समझाने का, बल्कि जब से एकेडमिक स्टार्ट होती है तो हम साथ ही स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन जो है वो अपलोड नहीं कर सकते। सो बग़ैर टाइम ज़ाया किए चलें स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट ये करते हैं जी कि इसमें ये मेरे पास एक पेपर है, फरवरी A लेवल इकनॉमिक्स, फरवरी मार्च 2024, पेपर 3। मेरा नाम सज्जाद है, डॉक्टर सज्जाद हैदर। और मेरा अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो इस पे व्हाट्सएप कर सकता है, यानी कॉल ना करें, वो सिर्फ जो है वो पूछे कि सर ये क्या हो रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको ज़रूर जवाब दूँ, ठीक है जी। और ये रिसेंट पेपर है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए पर्सन बाइज टू मैं इसको ड्रॉ ये करता हूँ, यहाँ से ब्लैक ले लेता हूँ, 2 पेयर्स ऑफ सॉक्स। व्हाट डज़ द परचेज, ग्रामरली को भी ऑफ कर लूँ ज़रा ताकि ये भी इसको तंग कर रहा है, ग्रामरली को यहाँ ले जाते हैं, ठीक है जी। What does the purpose of the second pair? A person buys 2 pair of socks. What does the purchase of the second pair of socks lead to? अच्छा जी, अब यूँ होता है कि द मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी ये कह रही है कि अगर मैं पहला बर्गर यूज़ करता हूँ, यानी कोई फर्स्ट यूज़ करता हूँ, तो उससे मुझे 100 मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। फिर मैं एज आई बाय मोर एंड मोर, तो उससे जो यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन जो कंज्यूमर ड्राइव करता है, मैं ड्राइव करता हूँ, वो कम से कम होती जाती है। इसे कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो कम से कम होती जाती है। पहले से 100, सेकंड से कम हुई और फिर थर्ड से और कम हो गई, तो मार्जिनल यूटिलिटी कंजम्पशन के साथ डिमिनिश होती रहती है। ये भी है कि पहला जो उसने पेयर ऑफ सॉक्स बाय किए हैं उनसे यूटिलिटी ज़्यादा थी, सेकंड थर्ड कम से कम होती जाएगी, तो इसमें ऑप्शन जो है वो ये बनेगा, ए डिक्रीज़ इन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। इससे तो लिंक नहीं है, प्रोडक्टिविटी तो प्रोडक्शन के साथ होता है, ये तो बाय कर रहा है। ए डिक्रीज़ इन द मार्जिनल यूटिलिटी, यस ये ऑप्शन हो सकता है या है, ए डिक्रीज़ इन द मार्जिनल, क्योंकि सेकंड से फिर मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है। एंड इंक्रीज़ इन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी तो है नहीं, ये बाय कर रहा है। एंड मार्जिनल यूटिलिटी एंड इंक्रीज़ इन द मार्जिनल यूटिलिटी, ऐसा नहीं होता कि आप पहले से कम और फिर सेकंड से और ज़्यादा यूटिलिटी मिले, सेकंड से और यूटिलिटी कम हो जाती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। सो इन दिस केस द ऑप्शन इज़ इन दिस केस the right option is decrease in the marginal utility. This is the right answer. Now come to what does an indifference curve show? देखिए, इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्या करता है। इंडिफरेंस कर्व शो, इस तरह का इंडिफरेंस कर्व एक बनाते हैं, इसमें इस तरफ गुड एक्स ले लेते हैं
गुड एक्स और यहाँ पे गुड वाई लेते हैं, और गुड एक्स और वाई के डिफरेंट कॉम्बिनेशन या बंडल्स गिवन है। हर बंडल जो एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है, एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उससे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलती है। यानी बंडल ए यहाँ पर है जिसमें कि इतना वो गुड, मैं कलर से आपको रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ कि इतना रेड कलर में वो गुड एक्स बाय कर, वो गुड वाई बाय कर रहा है। जो वर्टिकल एक्सिस में होता है उसको वर्टिकल बार से आप मेजर करते हैं, वर्टिकल से, और जो हॉरिजेंटल में है उसको हॉरिजेंटल से मेजर करते हैं। तो इतना वो गुड जो है वो क्या बाय कर रहा है, ये ब्लू में ले रहा हूँ, इतना गुड वो एक्स बाय कर रहा है। अब इस यहाँ पे जो नेक्स्ट है उसमें क्या कर रहा है, गुड एक्स को ज़्यादा कर रहा है। जब गुड एक्स को ज़्यादा कर रहा है तो गुड वाई को जो है वो कम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि है तो ये नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व के अगर एक ज़्यादा करते हैं तो दूसरा कम होता है नेगेटिवली स्लोप्ड। लेकिन इस पे कंज्यूमर जो भी जितने भी पॉइंट्स हैं उस पे कंज्यूमर इनडिफरेंट है, यानी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसे मिल रही है। इस तमाम पॉइंट ए पे, बी पे और सी पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसे मिल रही है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि व्हाट डज इंडिफरेंस कर्व शो, द अमाउंट ऑफ टू प्रोडक्ट्स। पहले तो आंसर की तरफ जाते हैं, देखिए द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव्स ए कंज्यूमर इक्वल यूटिलिटी, ये डेफिनेशन है उसकी, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व की। तो व्हाट डज इंडिफरेंस कर्व शो है तो ये, बाकी जो कॉम्बिनेशन है उन्हें, मेरा दिल तो चाहता है कि मैं एक एक कॉम्बिनेशन को रिजेक्ट करने के मेथड बताऊं, लेकिन फिर वीडियो 2.5 आवर की हो जाएगी, और इस ऑप्शन करने के बावजूद भी ये वीडियो 1 आवर की रहेगी। और पेपर हमने बहुत करने हैं, सो मैं हर ऑप्शन की तरफ नहीं जा रहा, बाकी ऑप्शन आप खुद रिजेक्ट कर सकते हैं जब आपको सही मिल गया। फॉर एग्जांपल, द अमाउंट ऑफ टू प्रोडक्ट्स अचीवेबल विथ गिवन इनकम एंड प्राइस, वो बजट लाइन होती है। हाँ, वो बजट लाइन होती है, वो इनडिफरेंस कर्व नहीं होते, वो बजट लाइन होती है, इसलिए ये नहीं हो सकता। द इनकम अवेलेबल टू बाय द टू गुड्स, इनकम वो तो आपकी इनकम हो गई, आपका बजट हो गया जो दो गुड्स को बाय कर सकते हैं। और द रेट एट विच मार्जिनल यूटिलिटी चेंजेस ऑफ द रेट एट विच द मार्जिनल यूटिलिटी चेंजेस एज कंजम्पशन चेंजेस, तो वो ऊपर वाला जो हमने कहा था कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और उस तरह की चीज़ें हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी चेंजेस होती है एज द कंजम्पशन चेंजेस, ये इससे रेलेवेंट नहीं है, तो ये हम सेकंड को हमने रिजेक्ट किया। द टेबल शो, थर्ड पे आ जाते हैं। द टेबल शो द टोटल अमाउंट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ गुड एक्स, यहाँ पे क्वांटिटीज़ ऑफ एक्स हैं और कंज्यूमर्स विलिंग टू पे, यानी यहाँ टोटल कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे, क्योंकि यहाँ पर आप, एक चीज़ है कि मैं थोड़ा सा इससे पहले एक बात समझा दूँ, ये कंज्यूमर्स यहाँ टोटल का लफ्ज़ आ रहा है, टोटल, और यहाँ पर भी टोटल है, टोटल कंज्यूमर्स विलिंग टू पे, क्योंकि आउटपुट आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो कंज्यूमर्स की विलिंगनेस भी इंक्रीज़ हो रही है। ये मैं एक छोटा सा टेबल बनाता हूँ ताकि इसकी बेसिस हम स्ट्रॉन्ग कर सकें। 1 2 3 4 और 5, क्या 1 2 जी, पहला वो बर्गर ले रहा है तो उसे 100 मिल रहा है, सेकंड से कितना मिल रहा है, सेकंड से उसे कम मिल रहा है, 80 मिल रहा है, फिर 60 मिल रहा है, फिर 0 हो गया है, और फिर -20 मार्जिनल यूटिलिटी, इसे मार्जिनल यूटिलिटी कह रहा हूँ कि वो कम हो रही है। ऐसे ड्रॉ करता हूँ और इसे थोड़ा सा कम कर लूँ। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, व्हाट टोटल यूटिलिटी इज़, टोटल यूटिलिटी ये है कि पहला जो बर्गर उसने यूज़ किया उससे 100 तो मिल चुका, सेकंड से पहला तो 100 ले चुका ना, कंज्यूम कर चुका, सेकंड से एडिशनल 80 मिली है तो टोटल 180 हो गई, फिर थर्ड से एडिशनल 60 मिली है तो 240 हो गई, और फोर्थ से उसको कुछ नहीं मिला तो 240, और फिर नेगेटिव हो रहा है 220 हो रहा है। सो टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, वो कम से कम टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है बट विद डिक्रीजिंग रेट, और मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हो रही है। यहाँ पर लफ्ज़ कंज्यूमर विलिंगनेस टू पे, कंज्यूमर जो टोटल जो यूज़ करता है ये उसकी विलिंगनेस है कि पहले पे वो 100 दे रहा है, 100 विलिंग है पे करने के लिए, और सेकंड पर इंक्लूडिंग द पिछला वाला
180 विलिंग है टू पे। तो ये कंज्यूमर्स विलिंग टू पे जब वो एक 1000 के या एक गुड यूज़ करता है तो टोटल 100 है, सेकंड पे कितना है 180 है, फिर 240 है, फिर 280 और फिर, तो इससे अगर कभी हमने टोटल गिवन हो और टोटल से हमने मार्जिनल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, वो डिफरेंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि इसका मार्जिनल अगर मैं मिस कर दूँ, ये ले लेते हैं, गायब कर देते हैं, कितना है जी, तो इसका मतलब ये होगा कि 240 में से मैं 180 निकालूंगा तो मेरा मार्जिनल आ जाएगा। ठीक है जी, 240 मार्जिनल का मतलब ये होता है चेंज इन टोटल, और एडिशनल की वजह से जो टोटल में चेंज आती है उसे आप मार्जिनल कहते हैं। तो यहाँ पर ये विलिंगनेस टू पे जो है वो भी ये गिवन है कि ये टोटल गिवन है और टोटल एक्सटर्नल बेनिफिट दिया हुआ है। बेसिकली आप यूँ कहें कि ये जो हमारे पास होती है ना, आपको ये पता है कि एक चीज़ होती है आपके पास सोशल कॉस्ट, यहाँ लिखा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मार्जिनल सोशल कॉस्ट। मैं ज़रा इस बात को भी समझा दूँ, व्हाट इज़ द वैल्यू जो हमने मालूम करना है मार्जिनल सोशल बेनिफिट में, कॉस्ट नहीं बल्कि बेनिफिट है, व्हेन 5000 यूनिट्स आर कंज्यूम्ड। 5000 पे हम बता रहे हैं कि सोशल बेनिफिट कितना है। सोशल बेनिफिट इज़ इक्वल टू द प्राइवेट बेनिफिट, सोशल बेनिफिट इज़ इक्वल टू द प्राइवेट बेनिफिट प्लस द एक्सटर्नल बेनिफिट। इन दोनों को ऐड करते हैं तो सोशल बनता है। और ये जो आपके पास एक डिमांड कर्व होता है, ये इस तरह, ये मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट होता है और एक्सटर्नल बेनिफिट जो है वो अगर आप उसमें ऐड कर लें जो कि पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव साइड है तो फिर ये इतना बन जाएगा मार्जिनल सोशल बेनिफिट, और जो इसके बीच में डिफरेंस होता है वो मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट जितना डिफरेंस होता है। यानी दोनों को आप ऐड कर लेते हैं। अगर यहाँ 5000 यूनिट्स में कंज्यूम कर रहा हूँ तो कुछ क्वांटिटी ये आ जाएगी मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट की और कुछ एक्सटर्नल, दोनों को ऐड करूँगा मैं, तो मेरे पास मार्जिनल सोशल बेनिफिट आ जाएगा। अब मार्जिनल, मैंने पहले कहा कि मार्जिनल को कैसे मालूम करते हैं, ये तो टोटल गिवन है, मार्जिनल दोनों में डिफरेंस ले लें आप। इसमें आपने डिफरेंस लिया, इन दोनों में डिफरेंस है, यानी ये टोटल है, तो इसमें 300,000 में से आप 280 निकालेंगे तो 20 आ रहा है, 20 के ये थाउजेंड्स भी साथ लगा लें तो 20,000। ये तो प्राइवेट बेनिफिट 20,000 का हो गया, और एक्सटर्नल बेनिफिट इन दोनों में जो डिफरेंस है, क्योंकि ये टोटल एक्सटर्नल बेनिफिट है और टोटल मींस के आप इन दोनों में से माइनस करें, 80 में से 68 निकाल लें, ये 1 गया 2, यहाँ 1, 80 में से हम 68 निकाल रहे हैं, 2 1 12,000 ये भी रह गया 12,000, तो एक्सटर्नल बेनिफिट 12,000 है, दोनों को ऐड कर लें, ये 20,000 था, सोशल बेनिफिट बन जाएगा 20 और ये 32,000 हमारा सोशल बेनिफिट बनेगा। तो सोशल बेनिफिट जो 5,000 की वैल्यू पर बन रहा है वो 32,000 बन रहा है, तो इस ऑप्शन में ये ऑप्शन आ जाएगा, जो ऑप्शन बी है हमारा वो राइट हो जाएगा, ये 32, तो ऑप्शन बी इसमें लग गया। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप फर्दर डिटेल जो है इसकी करना चाह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट ही सही नहीं है, कुछ तो वीडियो मेरी जो यूट्यूब चैनल है ए लेवल इकनॉमिक्स विद सज्जाद लिखेंगे तो आपको वो चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर भी हैं। अगर वहाँ चूँकि बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं तो सर्च करना भी इट्सेल्फ बड़ा मुश्किल हो जाता है, मेरे लिए ख़ुद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं पूरा बनाता रहा हूँ 1 साल और उनको अपलोड करता रहा हूँ। लेकिन अब ये है कि अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आता है तो आप यूँ करें कि जो मेरा नंबर है वहाँ पे आप मुझे नोट जो है वो भेज दें, यानी कॉल ना करें, वॉइस नोट भेज दें आप बेशक, और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इन डिटेल। मुझे टाइम हुआ तो मैं छोटी सी फर्दर वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी, आ जाए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ये पेपर जो मैं कर रहा हूँ ये फरवरी मार्च का ही है, हाँ ये लेटेस्ट पेपर है, तो इसको सामने करते हैं। द स्टेटमेंट एंड द टेबल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बिलो प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन ये चीज़ होती है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है और एक लॉन्ग रन है, बस शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में ये है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए देखिए, जब भी हम MCQs के पेपर करते हैं तो फ़ौरन हम
पिक नहीं कर सकते ये ठीक है ये ख़राब है, हमें बहुत पीछे थ्योरी पे जाना पड़ता है। आप लोग भी फिर जो है उसे थोड़ा सब्र करना पड़ता है और आपको सीखना पड़ता है कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ पर आया प्रोडक्शन फंक्शन, अब फौरी तौर पर मैं प्रोडक्शन फंक्शन इसे MCQs को बनाने के लिए थोड़ी पीछे डिटेल में जाना पड़ेगा। प्रोडक्शन फंक्शन ये है जी कि ये एक कोई फर्म है और इसमें कोई 2 मशीन्स हैं, मैं स्टार को 2 मशीन से कह रहा हूँ। ये फर्स्ट लेबर आया शॉर्ट रन में, ये यहाँ पे खड़ा हो गया इस मशीन पे, तो उसकी वजह से 100 आउटपुट बना। सेकंड लेबर आया, वो आके इस मशीन पे खड़ा हो गया तो 120 जो है वो बना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ईच एडिशनल लेबर वो ज़्यादा बना रहा है, पहले से ज़्यादा बना रहा है, उसकी वजह क्या है कि स्पेशलाइजेशन हो गई। 2 मशीनें थी, स्पेयर कैपेसिटी भी थी, यानी दोनों एक मशीन पे खड़ा हो गया, फिर दोनों ने स्पेशलाइज कर लिया काम को। एक ने कहा कि ठीक है आप मशीन चलाएं, मैं आपके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ। स्पेशलाइजेशन की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई। लेकिन इसे कहते हैं, जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, इसे कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। शॉर्ट रन में इसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं, यानी हर एडिशनल लेबर जो है वो पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव है। इसे क्या कहते हैं हम? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। लेकिन ऐसा नहीं होगा, फिर जो थर्ड लेबर आया तो आगे उसके लिए मशीन नहीं है, वो सिर्फ सपोर्ट कर सकता है, तो इसलिए उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है? फॉल हो रही है। मशीन्स भी नहीं है और जगह भी कम है। अब और लेबर आते जाएंगे तो कंजेशन हो जाएगी, कोई एक दूसरे के लिए काम इम्प्रूव करने के बजाय ख़राब हो रहा होगा। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फॉल कर रही है, हर एडिशनल लेबर पहले से कम प्रोडक्टिव है। इसे कहते हैं हम डिमिनिशिंग रिटर्न। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इसे, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट है कि शुरू में तो हर एडिशनल लेबर, मैं एक और स्पेस की मुझे चाहिए कुछ थोड़ा सा बनाने के लिए, मैं इस पेज पे आ गया। देखें, अगर पहला लेबर आया है वो 100 बना रहा है, दूसरा क्या बना रहा है? वो 120 बना रहा है, थर्ड वाला क्या करना है? 80 बना रहा है। फिर मार्जिनल डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो रहे हैं, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो पहले इंक्रीज़ हो रही है फिर फॉल हो रही है। टोटल आउटपुट होगा वो क्या हो रहा होगा? ईच एडिशनल लेबर से वो शुरू में इंक्रीज और फिर फॉल हो रहा है। इसको कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, कि शुरू में इंक्रीजिंग रेट से और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो स्लोप है वो हॉरिजेंटल होता जाएगा। और ऑल्दो के प्रोडक्शन इंक्रीज तो हो रही है लेकिन स्लो रेट के साथ हो रही है, इसे कहते हैं इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट के साथ हो रही है। तो अब प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन में यह है कि इनिशियली द बिजनेस इज़ फेसिंग इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, लेकिन फिर क्या हो रहा है? बाद में डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल जो है वो बिज़नेस को मिल रहे हैं। अब ये 1 नोट में चलता हूँ मैं, ये ऊपर था जी। तो द प्रोडक्शन फंक्शन रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ 1 जो है वो क्या लिखा है? 1 ऑब्टेनेबल फ्रॉम ईच कॉम्बिनेशन ऑफ, तो यहाँ पर डिमांड लिखा है या आउटपुट? नहीं जी, वो जो लेबर है वो आउटपुट बनाते हैं, तो इसका मतलब है ये आउटपुट में से होगा जी। द प्रोडक्शन फंक्शन रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ आउटपुट ऑब्टेनेबल फ्रॉम ईच कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, इनपुट्स। ठीक है, एंड कैन बी यूज टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट रिटर्न टू स्केल या सुपर नॉर्मल। रिटर्न टू स्केल यानी डिमिनिशिंग रिटर्न जो है वो फेस कर रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न फेस कर रहा है या क्या? तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ये है कि इसमें सी ऑप्शन बनता है जी। ये अगर फिल करेंगे तो ये राइट देगा जी। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास 5, two firms selling the same type of product and find it more efficient to merge. Two firms selling the same type of product, एक ही तरह की वो चीज़ें बेच रहे हैं, हाँ जी। एंड एफिशिएंट टू मर्ज, अगर एफिशिएंट का मतलब है कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल उसको मिलेंगे, क्योंकि 2 जो बिजनेसेस हैं वो अगर आपस में मिलें और बहुत बड़े हो जाएं तो फिर उसे एफिशिएंट, फिर डिसइकोनॉमी स्टार्ट हो जाएंगी, उनकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, अगर ये मिलेंगे तो एफिशिएंट होंगे, उनकी कॉस्ट कम होगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि इस चीज़ को सामने रखें। एफिशिएंट का लफ्ज़ आ गया। एफिशिएंट का मतलब होता है कि आप कम टाइम में और कम रिसोर्सेज लगाकर अपनी गुड्स बना रहे हैं, तो वो उसकी वजह से आउटपुट कम हो जाता है। विच कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब हाउ द
मर्ज्ड बिजनेस। मर्ज्ड समझते हैं क्या चीज़ होती है? अगर दो बिजनेसेस आपस में मिल कर एक नया बिज़नेस बना लें तो इसको मर्ज कहते हैं। इसकी अच्छी एग्जांपल है कि हमारे पास LG, ये पहले एक लुमिनर एक कंपनी होती थी, एक गोल्ड स्टार होती थी, वो मिलकर एक नई कंपनी बन गई है, LG कहते हैं उसको, ठीक है जी। अब आजकल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है यहाँ पाकिस्तान में, उन्होंने भी एक और कंपनी के साथ मर्ज करते जा रहे हैं, उनका नाम अब 4 कंपनियों से मिलकर बन गया है, ठीक है। आप ज़रा देखें, ग्लेस्को स्मिथ बीचम, पहले 3 कंपनी होती थी, ग्लेस्को स्मिथ और बीचम, अब एक और भी उसके साथ आ गई है, तो 4 कंपनियों मिलकर अब एक नई फार्मास्यूटिकल कंपनी वो बनी है, उसका नाम चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हम देखें कि मर्ज का मतलब ये होता है विच कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब हाउ द मर्ज, एवरेज कॉस्ट के साथ क्या होना है। मर्ज होने के बाद बिज़नेस बड़ा होता है, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होते हैं, तो एवरेज कॉस्ट तो उनकी जब एफिशिएंट है तो वो तो कम हो जाएगी, एवरेज कॉस्ट ने कम होना है। और डिमांड कर्व के साथ क्या होना है, देखें जब 2 कंपनियां आपस में, सब्सटीट्यूट्स क्या होते हैं, हम डिमांड को ये कहते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट की के सब्सटीट्यूट्स जो है वो ज़्यादा हों तो उसकी डिमांड इलास्टिक होती है। अगर सब्सटीट्यूट्स, अब 3-4, पहले मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी की एग्जांपल लेता हूँ कि पहले 4 कंपनियाँ, मतलब पैनाडोल लेने के लिए जा रहा हूँ तो एक कंपनी की, दूसरी की, तीसरी की, अब वो मर्ज होकर एक हो गई है, इसका मतलब है कि अब सब्सटीट्यूट्स नहीं रहा मेरे लिए, ठीक है। तो जब सब्सटीट्यूट्स नहीं होते तो इनइलास्टिक होना शुरू हो जाती है कोई चीज़, तो इसमें भी यही हो रहा है कि जब ये मर्ज हो जाती हैं तो उसकी वजह से जो उनका डिमांड कर्व है वो इनइलास्टिक होना शुरू हो जाता है, मोर इनइलास्टिक होना चाहता है और उनकी एवरेज कॉस्ट कम होती है, तो बी इज़ द राइट आंसर इन दिस केस। देखें, चीज़ों को समझाते हुए टाइम तो लग जाता है, आप लोग जो है वो रहें। इस ये होगा कि वीडियो अगर बहुत बड़ी होगी तो मैं इसे 2 या 3 पार्ट्स में फिर डिवाइड कर देता हूँ, लेकिन मैंने ये कंप्लीट आपको करवानी है, ठीक है। द डायग्राम shows the cost and revenue firms operating in the perfect competition. The diagram show the cost and revenue of a firm. जी कॉस्ट कहाँ पर गई, देखते हैं जी, कॉस्ट कहाँ पर है जी, ये कॉस्ट कर्व है जी, एक ये एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, हमेशा इसी तरह ही होता है। एवरेज रेवेन्यू एक टिपिकल इम्परफेक्ट मार्केट का कर्व है, और ये लिखा हुआ है कि ये कौन सी मार्केट है। द फर्म इज़ करंटली प्रोड्यूसिंग at the profit maximizing level of output, what it wishes to produce the sales maximizing level of output। अच्छा जी, फिर अगेन बैठ जाएं, तैयार हो जाएं, अपनी नोटबुक ले लें और 5 पॉइंट लिखें। ये इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो ये डायग्राम है इसमें 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगले स्पेस पे जाकर आपको बताता हूँ। आप लोगों हमेशा एक MCQ या 2 MCQ इस तरह के ज़रूर होते हैं जिनमें इस बात को टेस्ट किया जाता है कि आपको ये पता हो कि इम्परफेक्ट में कंपटीशन में अगर बिज़नेस अपना ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रखता है तो क्या होगा, अगर वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन रखता है तो क्या होगा। जी मैं इस तरह कर रहा हूँ कि यहाँ स्पेस पे जाकर ये 5 पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग इसको अंडरस्टैंड करें और इसे नोट डाउन कर लें। जी ज़रा देखें इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ले लें जी, ये एवरेज रेवेन्यू, ये मार्जिनल रेवेन्यू, ये मार्जिनल कॉस्ट, और यहाँ पर मैं एवरेज कॉस्ट ले लेता हूँ, ये है एवरेज कॉस्ट। अब 5 पॉइंट जो है मैं डिटरमिन कर रहा हूँ, नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। सबसे पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ पर होगा। दूसरा पॉइंट मैं इस डायग्राम में देख लेता हूँ कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कहाँ होगी। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मतलब होता है इफ़ ए फर्म इज़ प्रोड्यूसिंग एट द लोवेस्ट पॉसिबल एवरेज कॉस्ट, वो कहाँ होगी। फिर मैं ये देखता हूँ कि एलोकेटिव एफिशिएंसी कहाँ पर होती है, एलोकेटिव एफिशिएंसी। उसके बाद में एक और पॉइंट है जिसे कहता हूँ मैं कि सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन क्या होता है। देखिए सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन में और सेल्स मैक्सिमाइजेशन में फ़र्क है। सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन ये चीज़ होती है कि आप प्रोडक्ट सेल करके उससे जो पैसे अर्न कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा करें। यानी पिछले साल जो मैंने सेल्स की वो 5 लाख रुपए की सेल्स की, मेरे पास मनी में 5 लाख रुपए आए,
ठीक है, इस साल मैं चाह रहा हूँ कि मैं सेल करके मुझे 700,000 आ जाए, 7 लाख रुपए आ जाएं, तो इसे कहेंगे सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। सेल्स मैक्सिमाइजेशन ये होता है कि पिछले साल मैंने जितने यूनिट या वॉल्यूम सेल किया था, वॉल्यूम ज़्यादा करना, रेवेन्यू नहीं मैं कंसीडर कर रहा कि रेवेन्यू उनको बेच के पैसे कितने आते हैं। तो एक कंसेप्ट है सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, और दूसरा होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन आप इसको रख लें। अब पहला एक पॉइंट ले लेते हैं हम, ये आ जाता है जी, ब्लू कलर लेता हूँ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वहाँ होता है जहाँ मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होती है मार्जिनल रेवेन्यू के। फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मार्जिनल कॉस्ट है और ये मार्जिनल रेवेन्यू है, ये यहाँ। तो इससे मैं लेट सपोज के कंपनी अगर 10 यूनिट बनाती है तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज अचीव करेगी। अगर उसका ऑब्जेक्टिव लोवेस्ट कॉस्ट पे बनाना है, एफिशिएंट होना है, यानी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी अचीव करना चाहती है, तो वो वहाँ बनाएगी जहाँ मार्जिनल कॉस्ट इज़ इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होती है। ये पॉइंट होगा, ये एवरेज कॉस्ट है और ये मार्जिनल कॉस्ट, तो फिर उसे बनाना चाहिए इतना, लेट सपोज 11 बनाना चाहिए, 11 भी नहीं बल्कि इसको 13 कर देते हैं। और अगर वो एलोकेटिव एफिशिएंट होना चाहती है तो वो वहाँ बनाए जहाँ मार्जिनल कॉस्ट इज़ इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू है। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू को यहाँ पर टच कर रहे हैं, ये लीजिए इतना बनाए, मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ, 15 बनाए, सही 15 बनाए। और अगर वो सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज़ करना चाहती है तो वो वहाँ बनाए जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। आपने यूटिलिटी में भी पढ़ा था, जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ज़ीरो थी, वहाँ टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। इसी तरीके से जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो हो जाता है, वहाँ पर टोटल रेवेन्यू का मतलब है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, वहाँ टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ हो जाता है जी। वो कहाँ होता है जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन जी मार्जिनल रेवेन्यू कहाँ पर है, ये आ रहा है, जहाँ ये टच कर रहा है इस एक्सेस को, वहाँ पे हम कहते हैं कि ये मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो इसको होगा। मैं चाहता हूँ कि ये इसी तरह रहे, ये ले लें, ये वाला पॉइंट है। मैं इसको 14 यूनिट अगर कहूँ, 14 आउटपुट लेवल, तो दैट विल बी समझाने के लिए। और एक होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। सेल्स मैक्सिमाइजेशन वहाँ अचीव होती है जहाँ पर एवरेज कॉस्ट, यानी एक चीज़ को बनाने पे जो कॉस्ट आती है वो, और एक चीज़ को सेल करके जो पैसे आएंगे वो बराबर हो जाए। नो प्रॉफिट नो लॉस। इकोनॉमिक्स में तो फिर भी उसे हम एक कुछ प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन ये है कि अगर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा हो, उस सिचुएशन को कहते हैं जहाँ एवरेज कॉस्ट, एक चीज़ को बनाने का खर्चा और एक चीज़ को यानी सेल करके जो अमाउंट मिलती है, वो एवरेज कॉस्ट इज़ इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। सो इफ़ आई एम जस्ट, मैं इसको 16 कह देता हूँ, यहाँ 16 यूनिट बना रहा हो, तो दैट विल बी सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। सो फिलहाल ये वीडियो उर्दू में ही बना रहा हूँ कि मेरे ऑडियंस या टारगेट जो कस्टमर हैं, वो कस्टमर या स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे जो है वो सारे यहाँ पर हैं, तो इसलिए जो है वो मैं इन्हें जो है वो उर्दू में बना रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे बाद में फिर इसे जो है इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे। सो वी आर कंटिन्यूइंग, ठीक है। हम अब जा रहे हैं, इसको अगले पे जा रहे हैं, 6 पे जा रहे हैं। 6 पे क्या करें, कहाँ है ये, मुझे यहाँ से नहीं मिल रहा था। सो फ्रॉम द 6th, सो स्टिल वी हैव टू make decision about what is the right option here. So the firm is currently producing at profit maximizing level of output. So profit, you know from this diagram that the profit maximization point is where the marginal revenue is equal to marginal cost. So this is the marginal cost curve and this is the marginal revenue. It intersect at this point. So when the firm was aiming to achieve its objective of profit maximization, it was producing OW level of the output, but it wishes to produce at the sales maximize. This is not the sales revenue maximization, this is sales maximization. So sales maximization is the point where average cost and average revenue is the same. So then it will shift its production point from OZ to OW to OZ. So OW to OZ, this will be the right option, the C in this case. I hope that you will be able to comprehend what's going on behind that.
So now the question number 7 is, in which market structure a dynamic efficiency is achieved? Dynamic efficiency means when the firm is constantly spending money on innovation and technology and trying to produce the goods at the lower cost पे बना सकें. जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, आपने देखा कि पहले नॉर्मल होते थे, फिर एफिशिएंसी, फिर EFI इंजन आए, फिर VFI, फिर VTI आए, फिर पता नहीं हाइब्रिड आए, और करते करते इलेक्ट्रिक और बहुत ही अब फ्यूल एफिशिएंट कार आ गई हैं. ठीक है, तो क्या कर रहे हैं वो, इनोवेशन करके लोवेस्ट कॉस्ट पे गाड़ी खुद भी बनाना, यानी कार बनाना भी, और कार को ऑपरेट करने की कॉस्ट उसमें टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं. और कोई फर्म इन्वेस्ट तभी कर सकती है इफ़ दे हैव इनफ प्रॉफिट्स. आपके पास पैसे ही ना हो, आप कैसे इन्वेंट करेंगे. ठीक है, अब टोयोटा जो है वो आजकल इन्वेंट कर रही है हाइड्रोजन कार, यानी पानी से चलने वाली गाड़ी कह सकते हैं हम उसको, क्योंकि हाइड्रोजन H2O उसमें से वो निकाल कर और फिर उससे वो बनाएंगे. तो उसमें $1 बिलियन जो है उनका इन्वेस्टमेंट कर रही है. अब वो तभी कर सकती है जब वो प्रॉफिट अर्न करे, और प्रॉफिट तब अर्न कर सकती है कि वो परफेक्ट कंपटीशन ना हो, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में तो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट, शॉर्ट रन में हो सकता है कि आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए बहुत अरसे में तो कुछ फर्म्स लॉस कर रही होती हैं, कुछ अर्न कर रही होती हैं. लॉन्ग रन में तो कोई प्रॉफिट नहीं होता, यानी इतना प्रॉफिट, उसमें फिर टॉपिक आगे इधर उधर हो जाएगा. तो परफेक्ट कंपटीशन नहीं, इम्परफेक्ट कंपटीशन में हम देखते हैं कि एक फर्म जो कि इन विच मार्केट्स डायनेमिक एफिशिएंसी वो होती है जहाँ पर आप इनोवेट कर सकें. तो ये कह रहे हैं लीस्ट लाइकली टू अकर, जिसमें ना हो डायनेमिक एफिशिएंसी ना. ओलिगोपोली में तो होगी, क्योंकि ओलिगोपोली में फ्यू फर्म्स है वो कार्टेल्स बना के प्रॉफिट अर्न करती हैं, और फिर अपने आप को वैसे भी वो प्राइस वॉर तो लड़ती नहीं आपस में, नॉन प्राइस कंपटीशन उनका चलता है. तो वो इनोवेट करती हैं, प्रोसेस इनोवेशन करती हैं, वो डाइवर्सिफिकेशन करती हैं, न्यू प्रोडक्ट इन्वेंट करके कंपटीशन करते हैं. तो वहाँ पर तो इनोवेशन होती है, डायनामिक हो सकती है, यस हो सकती है. तो ये फिर ऑप्शन नहीं हुआ. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेम प्रोडक्ट है, पानी क्या है, ये एक्वाफीना है, ये फ्लास से पानी ही है, लेकिन उन्होंने अपने आप को डिफरेंट किया होता है. तो वो भी इनोवेट करते रहते हैं, नई चीज़ें, नए डिज़ाइन, न्यू एडवर्टाइजिंग मेथड, या यूँ कहें कि एडवर्टाइजिंग मेथड तो खैर उससे प्रोडक्शन के मेथड्स को वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी सिस्टम जो है उसमें कॉस्ट है जो है वो इम्प्रूव हो जाए. तो डायनामिकली प्रोडक्शन इस तरीके से करते हैं कि पानी को पैक करना, असेंबल करना और फिर कस्टमर तक पहुंचाना वो चीपर पड़ता जाए. तो वो भी इनोवेट करते रहते हैं मोनोपोलिस्टिक, क्योंकि कंपटीशन है. नाम ही से पता चलता है कि मोनोपोली भी है और कंपटीशन भी है. जब कंपटीशन है तो फिर आपने ऊपर निकलना है. ठीक है, और फिर हर वो चीज़ जो अपनी प्राइस खुद सेट कर सकता है. देखिए, प्राइस टेकर नहीं है ना, प्राइस मेकर अपनी प्राइस सेट कर सकता है. ये पानी एक्वाफीना का है, वो कितने का है जी, 25 रुपये का, 50 रुपये का. एक और महंगे वाले पानी भी हैं जो कि 200 रुपये की छोटी बोतल मिलती हैं. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को इनोवेट करते रहते हैं ताकि उनकी कॉस्ट कम आए, वक्त के साथ डिफरेंट हो. सो ये भी जो है वो कर सकते हैं. मोनोपोली जो है वो तो प्रॉफिट अर्न करती है, तो वो भी कर सकती है. परफेक्ट कंपटीशन में लाइकली डायनामिक एफिशिएंसी नहीं होती. डायनामिक एफिशिएंसी का डायग्राम कुछ इस तरह से बनाते हैं कि ये एवरेज कॉस्ट है ना. फ़र्ज़ करें कि आप इतना बना रहे हैं, क्यू लेवल पे बना रहे हैं, तो ये आपकी एवरेज कॉस्ट है. वक्त के साथ आप क्या करते हैं, इनोवेट करते हैं, जिससे आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और नीचे चली जाती है. वही चीज़ उतना ही आउटपुट बना रहे होते हैं, बल्कि उसे कम कॉस्ट पे बना रहे होते हैं, कॉस्ट नीचे चली जाती है. क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ मोस्ट लाइकली टू ओवरकम द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम. क्या होता है जी प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम? प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम ये चीज़ है कि आपका, चले एग्जांपल देता हूँ, ट्रैवल एजेंट है, आपने जाना है अमेरिका, आप अपने ट्रैवल एजेंट को फ़ोन कर रहे हैं. यू आर द प्रिंसिपल, पैसा आपका है, जाना आपने है, और आप जाकर अपने ट्रैवल एजेंट को कहते हैं मुझे अमेरिका जाना है. चूँकि उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन है रूट्स की, तो वो फैसला करता है जो कि उसे सूट करता है. यानी वो आपको 3 जगह, दुबई से, लंदन से इधर होते हुए घुमा देगा, ताकि आपको जो है वो उसके कमीशन ज़्यादा बने. सो बीइंग ए प्रिंसिपल आपकी नॉलेज कम है
और उसका ज़्यादा है तो वो अपने ऑब्जेक्टिव परस्यू करता है रेदर देन आपको बेनिफिट ज़्यादा देने के लिए के बजाय। सो दिस मीन्स दैट के प्रिंसिपल्स और एजेंट जो है उनमें फ़र्क है। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ में पैसा जिन लोगों का लगा होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो आमतौर पर ख़ुद मैनेज नहीं कर रहे होते। उन्होंने क्या किया होता है, उनमें से कुछ जो शेयर होल्डर्स हैं वो इलेक्शन के ज़रिए इलेक्ट होकर और वो कंपनी को रन कर रहे होते हैं। ठीक है, यूजुअली तो वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर ही होते हैं, लेकिन हम उनको मैनेजर या डायरेक्टर कह सकते हैं। डायरेक्टर्स होते शेयर होल्डर, ओनर ही हैं, लेकिन वो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल अदर शेयर होल्डर वो मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, अब वो वेल इन्फॉर्म्ड है, वो जो बायर है कंपनी से, जो कि इलेक्ट नहीं हुए, जिनका पैसा लगा है, उनके बीच में फ़र्क है। सो वो क्या है, वो प्रिंसिपल हैं जिनका पैसा लगा हुआ, जो ये लगा रहे हैं, ये कंपनी चला रहे हैं इस वक्त, ये अपने ऑब्जेक्टिव जो है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इनके पास, ये मैनेजर हैं। अब इनके दरमियान एक प्रॉब्लम ये है कि जो शेयर होल्डर वो चाहते हैं हमें आप डिविडेंड ज़्यादा दें, हमें आप ज़्यादा डिविडेंड दें, और जो कंपनी चला रहे होते हैं वो कहते हैं नहीं जी हमें ज़्यादा डिविडेंड ना दें, आप जो है वो ग्रोथ करें, यानी जो डिविडेंड है, जो पैसा अर्न किया उसको ग्रोथ पे लगा दें, ताकि जब ग्रोथ ज़्यादा होगी तो उनके स्टेटस, पर्क्स और मोजे ज़्यादा लग जाएंगी। सो इसे कहते हैं प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, यानी एक के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है और दूसरे के पास कम है। विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ मोस्ट लाइकली टू ओवरकम द, यहाँ पर जो है वो कंपनी की केस नहीं लिया हुआ, बल्कि यूँ लिया हुआ है कि एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है, चले ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीजिंग मंथली सैलरीज ऑफ वेटर्स इन ए रेस्टोरेंट टू डिक्रीज देयर डिपेंडेंस ऑन टिप्स फ्रॉम कस्टमर। अच्छा, अगर वेटर्स की सैलरी जो है वो ज़्यादा कर दी जाए तो फिर वो यानी रेस्टोरेंट का इंटरेस्ट ज़्यादा देखेंगे एज़ कम्पेयर टू देयर पर्सनल इंटरेस्ट के। ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी इंसान है, उसकी 1 लाख कर देंगे, वो टिप भी फिर कोई बड़े लेवल की मांगेगा। शायद उसे इतना इंसेंटिव ना हो कि वो सिर्फ़ और सिर्फ रेस्टोरेंट के ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखे, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को इग्नोर कर दे हायर सैलरी की वजह से। सो इसे अभी वक्ती तौर पर छोड़ देते हैं। लिंकिंग वर्कर्स पे विद द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म्स टू मोटिवेट देम टू रेज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी कंपनियों ने अपने जो है ना, जो प्रॉफिट्स हैं उनका स्पेसिफिक छोटा सा प्रोपोर्शन अपने एम्प्लॉइज़ के साथ लिंक किया होता है। तो वो क्या करते हैं, वो फिर जो भी काम करते हैं वो इस तरह करते हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए। इस तरह उनके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो अलाइंड हो जाते हैं बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव के साथ, यानी एम्प्लॉई का अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट है और जो कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो अलाइन हो जाते हैं। तो कंपनी भी चाहती है जी प्रॉफिट अर्न करें, एम्प्लॉय भी चाहता है यार प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो चलो हमारी सैलरी बढ़ेगी। तो ये भी अच्छा हो सकता है। ये लिखा हुआ विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओवर, ये प्रिंसिपल एजेंट का प्रॉब्लम ये यहाँ कुछ ठीक हो जाएगा। मेकिंग फुल फी पेमेंट इन एडवांस टू ए लॉयर टू मोटिवेट हिम टू प्रिपेयर लीगल केस। आपने लीगल केस लॉयर को पहले ही 5 लाख रुपए दे दिए, लेकर तो उसने तो खा लिए, चला गया भी। अब उसे क्या इंसेंटिव रहेगा कि वो अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल पूरी जनरेशन लगा रहेगा और अदालतों में जाएगा, तो इंसेंटिव नहीं होगा। वहाँ पे जो लॉयर है वो आपका एजेंट है, पैसा आपका लगा हुआ है, जो केस है वो आपका है, लेकिन वहाँ उसके लिए इंसेंटिव नहीं है। तो फ़र्क है, क्या है, प्रिंसिपल आप है, एजेंट वो है। वो एजेंट यहाँ पर ये फिर जो है इस प्रॉब्लम को इंक्रीज़ ही करेगा, कम नहीं करेगा। ऑफरिंग परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू गिव वर्कर जॉब सिक्योरिटी। परमानेंट तो ये है, ठीक है जी, कंपनी में परमानेंट जब मिल जाएगा तो फिर जॉब सिक्योर है, फिर वो इतना कंपनी के ऑब्जेक्टिव को परसू नहीं करेगा। तो ये क्लियर है कि इसमें फिर ए और बी में से मोस्ट लाइकली बनता था, लेकिन बी जो है वो बहुत ही क्लियर था, क्योंकि शायद जो रेस्टोरेंट वाला ओनर है, जो रेस्टोरेंट में टिप लेने वाले हैं, वो फिर भी कुछ ना कुछ अपने पर्सनल इंटरेस्ट ज़रूर देखेंगे। ठीक है जी, जॉन रेम्बो की तरह जी के TIP का मतलब क्या होता है, वो कहा करता था जी TIP। पहले कभी एक कंपनी होती है TIP, टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान, टिप ना, तो वो हर एक से पूछता था कि जी TIP का मतलब क्या होता था, ताकि उसको टिप मिल जाए। वो हमारे वक्त में एक ड्रामा चलता था।
अच्छा जी, तो उसमें टिप जो है वो लेने के लिए बहुत जो है वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। सो बी इज़ द ऑप्शन, ए को हम फिर नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं। 9 में लिखा हुआ है जी कंपनी आर मैन्युफैक्चर स्टील। चलो जी, आर जो है वो स्टील में है, स्टील मैन्युफैक्चर का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। कंपनी एस प्रोड्यूस शिप्स, शिप्स बना रहे हैं, ठीक है जी, ये भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, शिप्स बना रही है। और शिप्स बनने के लिए स्टील चाहिए होता है बहुत ज़्यादा, तो ये इसके रॉ मटेरियल है। कंपनी टी ऑपरेट्स ऑयल टैंकर्स, ऑपरेट का मतलब है सर्विसेज, कंपनी टी ऑपरेट्स ऑयल टैंक, बनाती नहीं है, सर्विसेज सेक्टर में है, ऑयल को डिस्ट्रीब्यूट करने में काम करती हैं, तो सर्विसेज सेक्टर में बनता है ये। और कंपनी वी ऑपरेट्स इन क्रूज़ लाइन, ये भी सर्विसेज सेक्टर है। बड़े मज़े की क्रूज़ लाइनर्स में बैठे आप इंजॉय करें टाइटैनिक की तरह, ठीक है जी। उसके बाद विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अब इफ़ आर टेक, अच्छा इससे पहले फिर कॉन्सेप्ट ज़रा बता दूं। देखें अगर तो सेम इंडस्ट्री, पहले तो ये बता दूं कि फर्म क्या होता है और इंडस्ट्री क्या होता है। देखें बाज़ कुछ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर स्टूडेंट इस स्टेज पर इतना ज़्यादा तैयार नहीं भी होता। कुछ लोग तो लाइक होते हैं, उनको सब पता होता है बच्चे, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो थोड़ा सा लेट करते हैं काम को। तो इसमें यूँ करते हैं कि ये एक फ़र्म होती है सिंगल फर्म, one business that can buy the factor of production and take their own decision। एक फॉर एग्ज़ाम्पल सुजुकी एक कंपनी है, एक फर्म है। इंडस्ट्री इज़ ऑल द फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट। कार इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, तो पूरी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री एक बड़ा कंसेप्ट है जिसमें बहुत सी फर्म्स जो सिमिलर प्रोडक्ट बनाती हैं उनको कार इंडस्ट्री कहते हैं। पाकिस्तान की कार इंडस्ट्री में बहुत सी फार्म्स हैं, सुजुकी, टोयोटा, किया, होंडा, इस तरह की चीज़ें बहुत सी हैं। तो इसी तरह शुगर इंडस्ट्रीज़ है कि जो चीनी बनाने वाली जो कंपनियां हैं, और बहुत सी और इंडस्ट्रीज़, यू आर फेमिलियर विद दैट, कि पूरी इकॉनमी में। तो उसमें क्या हो रहा है कि अगर सेम इंडस्ट्री में आप अपने सप्लायर के बिज़नेस को, जिससे आप रॉ मटेरियल बाय करते थे, इन सेम इंडस्ट्री बट द प्रीवियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन को आप बाय कर रहे हैं। मतलब मैं सीमेंट बना रहा हूँ और मैं अपनी प्रीवियस जिससे रॉ मटेरियल ख़रीद रहा हूँ, रॉ मटेरियल का मतलब जैसे मैं सीमेंट के बैग ख़रीद रहा हूँ, मैं उन्हें उसे बाय कर लूँ, क्योंकि वो तंग करता है जब भी उसे कहते हैं बैग दो, कह रहा है नहीं है, हमने उसको बाय कर लिया ताकि अब प्रोसेस सही चलेगा। अब इसको कहते हैं बैकवर्ड वर्टिकल। देखें है तो वर्टिकल, सेम इंडस्ट्री में पीछे सप्लायर के बिज़नेस को ले लें। आगे अगर मैं अपने कस्टमर के बिज़नेस को बाय कर लूँ तो उसे कहते हैं फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल तो ऊपर नीचे हो गया ना, यानी उसी इंडस्ट्री की पिछली चेन में जाएं तो बैकवर्ड वर्टिकल, और आगे जाएं तो फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन हो गई। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन ये है कि सेम एक ही इंडस्ट्री में सुजुकी और होंडा आपस में मर्ज हो जाए, ये हॉरिजॉन्टल होगी। मर्ज हो जाए या टेक ओवर कर लें, इंटीग्रेट कहते हैं, दोनों मिल जाए, इंटीग्रेशन हो जाए, इसे कहेंगे सही। और कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन ये कि बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री के साथ जो है ना आप बाय कर लें। आजकल बहुत फेमस है इंटरनेशनल कॉन्ग्लोमरेट्स, ठीक है जी। एक कंपनी जो है वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करती है, बहुत सी अदर प्रोडक्ट्स को वो बाय करती है, ठीक है, तो उसमें इसे कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फर्स्ट वाला है कंपनी आर मैन्युफैक्चर स्टील, मैन्युफैक्चर स्टील ना, इफ़ आर टेक्स ओवर एस, आर क्या करती थी जी, आर को ज़रा दे, आर जो है वो स्टील बना रही है और वो बाय कर रही है कंपनी एस प्रोड्यूस शिप्स, कस्टमर के बिज़नेस को ना। हाँ, आर जो है वो पहले स्टील दिया करती थी शिप्स बनाने वालों को ना, अब वो बाय कर दी है, अपने कस्टमर के बिजनेसेस को कर ली। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड वर्टिकल, जी बिल्कुल, फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन होगी अपने कस्टमर के बिजनेस को। मैं स्टील सेल करता था शिप मैन्युफैक्चरर को, और अब मैंने अपने कस्टमर के बिज़नेस को बाय कर लिया है। कस्टमर के बिज़नेस को बाय को करने को फॉरवर्ड वर्टिकल कहते हैं, और सप्लायर वाले को, अपने पिछली स्टेज वाले को बैकवर्ड कहते हैं। तो इसमें बहुत लेंथी हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आप खुद देख लें, सही है। तो मैं
पेपर मैंने पूरा करवाना है, लेकिन मुझे पता है कि 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो अपलोड करना और यूट्यूब में डालना फिर वो ज़रा मसला हो जाएगा। करवाऊँगा मैं सारा आपको, ठीक है। और लेकिन ये है कि आप वीडियो फिर 3 हिस्सों में मैं डिवाइड कर देता हूँ। मैं चाहता ये हूँ कि मैं ज़रा स्पीड में ना जाऊँ, थोड़ी चीज़ें समझाते हुए चलूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ज़्यादा नहीं पढ़ सके थे पहले, ऑप्शन में नहीं इंटरेस्टेड बल्कि कुछ समझने में इंटरेस्टेड है, उनको ज़्यादा पता चले। तो ये फिर इसमें ऑप्शन तो ए आ गया, इसलिए बाकी ऑप्शन आप खुद देख लें। मैं 10 लास्ट करके ये वीडियो इसका जो है इसका 1 सेगमेंट डाल देता हूँ और 1 सेगमेंट फिर मैं बाद में अपलोड कर लेता हूँ। इसका फिर सेकंड कर लेता हूँ, फिर थर्ड, 3 हिस्सों में मैं डिवाइड कर देता हूँ। 10 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर 2 फर्म्स इन एन इंडस्ट्री। अच्छा जी, ये लें जी, पूरी इंडस्ट्री में 2 ही फार्म्स हैं। ये एक फार्म ये ले लें और एक फार्म ये वाली ले लें जी, धुआं शुआं निकाल देते हैं इसका। फर्म एक्स फेसेस चॉइस। अच्छा, फर्म एक्स ले लेते हैं इसको। फर्म एक्स फेसेस चॉइस, इट कैन आइदर एक्ट इंडिपेंडेंटली और वर्क विथ राइवल। अच्छा, इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर सकती है और दोनों के साथ मिलकर भी, दोनों मिलके भी चल सकते हैं, ठीक है जी। इट एक्ट इंडिपेंडेंटली, तो अगर इंडिपेंडेंटली चले तो 900 इसका मिल जाएगा इसको। और कुड लिखा हुआ है क्या, इट एक्ट इंडिपेंडेंटली, इट्स प्रॉफिट कुड बी $900 a week, but it could be only 400 in a week depending on what the rival does। हाँ, अगर ये आपस में compete करना शुरू कर दे इसके साथ तो फिर इसका प्रॉफिट कम होगा, या तो कछुआ और खरगोश की रेस लगा देना, कोई एक जीतेगा। तो इसमें ये है कि ये है कि अगर तो ये अकेले काम करे और राइवल जो है इसकी कंपनी एक्स, जो वाई कंपनी है, ये इसको कहे ठीक है तुम मुनाफा कमाते हो तो कमाओ, हम अपने हिसाब से चलेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अगर राइवल जो है इसको टफ़ टाइम देना चाहे तो फिर इसका यानी प्राइस कम कर दे तो फिर इसकी सेल कम होगी तो इसको 400 मिलेंगे, ठीक है। इफ़ इट वर्क विथ राइवल, अच्छा अब दोनों मिल जाएं, जॉइंट प्रॉफिट ऑफ 2 फर्म्स टुगेदर वुड बी, वो दोनों का मतलब 1400 और फिर इन दोनों को मिला के तो दोनों का 14 हो गया, लेकिन हर एक को 7 मिल गया। सो 7 मिल गया। इट हैज़ नो नॉलेज ऑफ व्हाट द राइवल पॉलिसी विल बी, ठीक है ना। तो इट हैज़ नो नॉलेज ऑफ व्हाट द राइवल पॉलिसी विल बी। अच्छा, इन दोनों को एक दूसरे का पता नहीं है कि पता नहीं वो टफ़ टाइम देगा, यानी वाई वाला टफ़ टाइम देगा एक्स वाले को या नहीं देगा। देखें, कंसेप्ट आपके पास बुक पे मैं जाना चाहता हूँ। प्रिजनर्स डायलेमा ये है कि आप जो है ओलिगोपली के अंदर जहाँ फ्यू फर्म्स हैं उनके लिए बेस्ट ये है कि वो आपस में compete ना करें, वो कल्लूट करें, आपस में मिल के चलें। कैसे मिल के चलें? एक दूसरे को साथ फॉर्मल एग्रीमेंट ना करें, लेकिन एक दूसरे को टफ़ टाइम ना दें, बल्कि दोनों कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ, ठीक है। अगर तो उससे क्या होगा, दोनों को बेहतर होगा, दोनों को फ़ायदा होगा। अब इसमें देखें कि अगर तो टफ़ टाइम ना मिले फिर तो ठीक है, लेकिन टफ़ टाइम मिले तो 400 होगा, दूसरे का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर दोनों मिल के चलें तो 700 मिल जाएंगे। सो उसके लिए भी और इसके लिए भी, खरगोश और जो टोर्टॉइस है वो आपस में कहें कि ऐसे करो कि हम रेस नहीं करते, जहाँ पर डेजर्ट्स होगा आप मुझे सब सपोर्ट कर लेना, जहाँ पर स्पीड चाहिए होगी हम एक दूसरे के साथ मिल के जो है ना वो रास्ता तय करते हैं तो ज़्यादा आसानी के साथ तय हो जाएगा। क्योंकि टोर्टॉइस जो है वो पानी में भी गुजर जाएगा, खरगोश पानी में रह जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप मिल के आपस में चलते हैं तो ये ज़्यादा बेटर पॉलिसी होती है। तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल एजेंट। ये एक गेम थ्योरी में आपको समझाने के लिए कि कोऑपरेशन इज़ अ बेटर स्ट्रेटजी। तो इसमें फिर ये चूँकि बहुत आसान सिंपल कंसेप्ट में था कि प्रिजनर्स डायलेमा था, तो ऊपर सारी बातें इधर लिखी हुई हैं। तो इस वीडियो को मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ, ठीक है जी, इसे मैं अपलोड कर रहा हूँ।
आप लोग वेट करें मेरी सेकंड वीडियो का। मेरा फ़ोन नंबर है 903999065065 हाँ 92999065। ये व्हाट्सएप पर नंबर है मेरा, व्हाट्सएप पे। ठीक है, आप लोग इस पे अपनी वो जो सवाल है उसको लेकर करेंगे तो मैं इस पे आप लोगों को बता दूंगा, या कुछ ना कुछ बता दूंगा ज़रूर। अगर बहुत ज़्यादा हुए तो फिर लेट हो जाएगा। लेकिन चलें अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।